फिजिक्स में पहली यूनिट का आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स की पहली यूनिट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसको 4 लेसन्स में तोड़ा गया है, जिसका पहला लेसन है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें आज क्लियर करना है, तो सारे टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिजिक्स का मतलब आप पहले वीडियो में देख ही चुके हैं। फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे होल यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर से लेकर सारे ग्रहों, सब कुछ जो कुछ भी है, सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करना साइंटिफिक तरीके से फिजिक्स के अंडर में आता है। तो हम अपने फिजिक्स में पहला लेसन जो है कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में आज कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? बहुत सारी थ्योरीज हैं, आपने पढ़ा होगा, यूनान के वैज्ञानिकों ने दी, थेल्स ने दिया, बहुत सारी चीज़ें। तो अब से लगभग 2500 साल पहले, कितना 2500 साल पहले कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूनान के वैज्ञानिक थे थेल्स। यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे। अब से 2500 साल पहले, मतलब ये उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, मतलब इनकी एक थ्योरी आई थी, और वो थ्योरी आई थी किस चीज़ के लिए? अंबर पदार्थ था और रेशम का कपड़ा। इन दोनों चीज़ों को लेकर अंबर ने और रेशम में, दो चीज़ों के लिए थ्योरी किसने दी? यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने दी। और उन्होंने बताया कि जब अंबर को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, फ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो इन पदार्थों में छोटे छोटे कणों को चिपकने के, यानी आकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। किसने बताया? यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने बताया। उन्होंने बताया कि अंबर नामक पदार्थ को जब रेशम के कपड़े से क्या किया जाता है? फ्रैक्शन करवाया जाता है, रगड़ा जाता है, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे तिनकों को या टुकड़ों को आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। और फिर लेकिन इस एक्सपेरिमेंट पर बहुत से लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि इसी एक्सपेरिमेंट को जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें इसको मेजर टॉपिक माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे इसको किसी ने फोकस नहीं किया। फिर लगभग 2000 साल बाद, 2000 साल तक, मतलब 2000 साल तक आई थिंक 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी जब किसका टाइम चल रहा था? गैलीलियो का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे 1600 ईस्वी के पास, गैलीलियो के टाइम पर, एक और साइंटिस्ट ने यूनान के वैज्ञानिक थेल्स के इस एक्सपेरिमेंट पर, जो उन्होंने अंबर और रेशम के कपड़े को लेकर करवाई थी, इस पर उन्होंने फोकस किया। और फोकस करने के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो वो कौन थे जिन्होंने फोकस किया? कौन थे जो उन्होंने फोकस किया? वो थे इंग्लैंड के डॉक्टर आई थिंक गिलबर्ट। इंग्लैंड के मशहूर डॉक्टर थे क्या? गिलबर्ट, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के घर के प्रमुख चिकित्सक थे। मतलब ये था कि इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ जो थी, उनके घर के जो प्रमुख डॉक्टर थे, ठीक है, प्रमुख चिकित्सक थे, वो डॉक्टर गिलबर्ट थे। और उन्होंने यूनान के वैज्ञानिक थेल्स की थ्योरी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने बताया कि अंबर और रेशम के कपड़े में ही नहीं, बहुत से ऐसे और पदार्थ हैं, आपनूस की छड़ है, ठीक है, और ऊन है, बिल्ली की खाल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, लाख है, मोम है, कांच है, ठीक है, जिनको आपस में रगड़ने पर उसमें क्या, छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक। तो इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए उन्होंने बताया, लेकिन ये जो आकर्षण करने की क्वालिटी आती है,
ठीक है। ये किस वजह से आई? जैसे कि अंबर है और रेशम का कपड़ा है, ठीक है, इसको आपस में रगड़ा गया। क्या किया गया? रगड़ा गया। तो रगड़ने के बाद ही इन दोनों वस्तुओं में, ठीक है, एक क्वालिटी आई जिसकी वजह से छोटे छोटे तिनकों को आपस में खींच सकते थे, ठीक है। वो कागज के टुकड़े रहे हो छोटे छोटे, या बाल या रोए रहे हो, उनको भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो इसमें मेजर क्वालिटी क्या थी? घर्षण, फ्रैक्शन। मतलब आपने पदार्थों को जब रगड़ा तो रगड़ने के बाद ही इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण जो भी उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो इन्होंने छोटे छोटे तिनकों को आकर्षण करना शुरू किया। तो घर्षण के कारण, किसके कारण? घर्षण के कारण इन पदार्थों में ये क्वालिटी आई कि इन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों को, कणों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया, ठीक है। तो इसी घर्षण के कारण हम कह देते हैं कि जिस पदार्थ में घर्षण के कारण पदार्थ में कौन सा गुण आ गया? आकर्षण का। आकर्षण का गुण आ गया और पदार्थ क्या हो गया? वैद्युतमय हो गया। क्या हो गया? पदार्थ वैद्युतमय हो गया। मतलब घर्षण की वजह से पदार्थ वैद्युतमय हो गया, वैद्युतमय हो गया। और वैद्युतमय हो जाने का मतलब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक से भर चुका है वो, ठीक है ना। तो वैद्युतमय हो जाने का मतलब वो क्या हो गया? आवेशित हो गया। वैद्युतमय हो जाने का मतलब आवेशित हो गया, ठीक है। तो उस पदार्थ को हम आवेशित पदार्थ भी बोल सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि दो पदार्थों को आपस में रगड़ने पर अगर वो छोटे छोटे तिनकों को आकर्षण करना शुरू कर दें तो समझ जाइए कि वो पदार्थ आवेशित हो चुके हैं या वैद्युतमय हो चुके हैं। और आवेशित होने का सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी उनमें जन्म ले चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आवेशित हो गए तो फिर उन्होंने बताया गया कि पदार्थ जिस कारण वैद्युतमय होता है, ठीक है ना, उसी को क्या बोला गया? वैद्युत। पदार्थ जिस कारण वैद्युतमय होता है उसी को क्या बोला गया? वैद्युत। और पदार्थ किस कारण वैद्युतमय हुआ है? समझ गए आप ना? घर्षण के कारण पदार्थ वैद्युतमय हुआ है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश क्या है, ठीक है। तो वैद्युत का आवेशित होना क्या? तो आपको एक टॉपिक क्लियर हुआ कि वैद्युत किसे कहते हैं। जब दो पदार्थों को, पहले थेल्स ने ये थ्योरी दी, फिर आगे चल के डॉक्टर गिलबर्ट ने इसको क्लियर किया, ठीक है। तो इन्होंने क्लियर करके जब बताया तो जो यूनान के वैज्ञानिक थेल्स थे उनकी थ्योरी केवल अंबर और रेशम के कपड़े को लेकर थी। लेकिन जब इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट में लिया तो इन्होंने ये बताया कि केवल दो ही पदार्थ नहीं, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, बिल्ली की खाल है, ठीक है, कांच है, लाख है, ओमोम है। तो इन को भी आपस में रगड़ने पर, फ्रैक्शन करवाने पर पदार्थ वैद्युतमय हो सकता है और पदार्थ आवेशित हो जाता है। और पदार्थ के आवेशित होने की जो मुख्य वजह है वही वैद्युत है। तो पदार्थ के आवेशित होने की मुख्य वजह क्या है? घर्षण, ठीक है। तो पदार्थ को हम आवेशित भी कई तरीके से कर सकते हैं। तो आप वैद्युत समझ गए, तो एक टॉपिक क्लियर हो गया आपका कि वैद्युत क्या है, ठीक है। अब नंबर 2 हम आपको पढ़ाएंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश, ठीक है, आवेश के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आवेश क्या है। आवेश के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ। आवेश, चार्ज। वैसे तो इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आवेश क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ अगर कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना, तो इस पदार्थ का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो कणों से मिलकर होता है। कणों से मिलकर बनता है कोई भी पदार्थ। और वो कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है कि कोई भी पदार्थ जो है वो मूल कणों से मिलकर बना होता है। किन कणों से? मूल कणों से। तो ये मूल कण है, ठीक है, मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और ये बाहरी कक्षा में क्या करता रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो आवेश किसे कहते हैं?
ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आवेश मत कह दीजिएगा, नहीं, ये नहीं है। आवेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो कण हैं, ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं, ये कण होते हैं। लेकिन जो आवेश है ये सब्जेक्ट नहीं, ये प्रॉपर्टी है, ये एक गुण है। तो सबसे बड़ी चीज़, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम आवेश की डेफिनेशन दे सकते हैं। आवेश की बहुत सारी डेफिनेशन है, एग्जैक्टली डेफिनेशन कोई भी नहीं है कि हाँ यही फिक्स डेफिनेशन है आवेश की। तो हम आवेश को बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी पदार्थ पे होती है या किसी भी कण पे होती है। तो किसी कण, ठीक है, आवेश क्या है, किसी कण पर वह गुण, किसी कण पर वह गुण जिसके कारण, मतलब किसी कण का वह गुण जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होता है, वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर केवल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है तो आवेश है, क्या है, आवेश। और वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्राप्त होता है तो वो आवेश ना होकर क्या हो जाएगा, वैद्युत आवेश। समझ गए? तो आवेश की परिभाषा क्या हो गई, जो आपको नॉर्मली समझ में आ रही है। आवेश की डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं है कहीं पर, लेकिन क्लासिफाई करके हमारी स्टडी के लिए इसको आसान बनाया गया है कि आवेश को आप कोई सब्जेक्ट मत मान लीजिएगा, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि पदार्थों पर, मटेरियल्स पर पाई जाती है। और इसकी क्वालिटी भी कई तरीके की होती है कि आवेश कितने टाइप का होता है। तो आवेश किसी कण का वह गुण है, ठीक है, किसी कण पर का वह गुण है जो क्या वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को दिखाता है, इसे ही आवेश कहते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है केवल, ठीक है, तो आवेश है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों दिखा रहा है तो वैद्युत आवेश है, ठीक है। अब हम आपको इसकी एकदम क्लासिफाइड डेफिनेशन बताते हैं जो कि नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश होता क्या है, ठीक है। तो आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी कण का वह गुण, किसका, किसी कण का वह गुण जिसके कारण या किसी दूसरे कण को, मतलब एक कण कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कण भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कोई भी हो सकता है। तो किसी कण का वह गुण तो दोनों पे होंगे, तो इसमें से एक को ले लो और इसमें से एक ले लो, ठीक है। तो किसी कण का वह गुण जो किसी दूसरे कण को क्या करे, आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। तो अगर दो कण हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो इनके बीच एक बल लगेगा जिसे ही हम, ये एक क्वालिटी होगी जो इनके बीच या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और इसी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा, ठीक है। तो ये आवेश होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉनों के बीच, और इलेक्ट्रॉन समान आवेश और विपरीत आवेश। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आवेश के बारे में और वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो वैद्युत, दूसरा आवेश, ठीक है। तीसरे टॉपिक के बारे में हम चलते हैं कि तीसरा टॉपिक क्या होता है, आवेश के प्रकार, ठीक है। आवेश के प्रकार नंबर 3, आवेश के प्रकार। अब हम प्रकार के बारे में चलते हैं, ठीक है। तो आवेश के बारे में अभी हमने जो आपको बता दिया कि आवेश क्या होता है, ठीक है। आवेश को अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं गए क्योंकि आवेश एक गुण है, ठीक है, और इसका मात्रक भी हो जाता है कुछ कूलाम। तो अभी तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो बस हम केवल इतना जान लिया कि आवेश क्या होता है,
ठीक है। और ये कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, तो ये मूल कणों पर होता है, ठीक है। अब आवेश के प्रकार क्या होते हैं। वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किया था, प्रयोगों में उन्होंने बताया था कि जब हम दो सब्जेक्टों के आपस में, मान लो दो सब्जेक्ट हैं ए और बी, अभी अंबर और रेशम ही ले लिया हमने, ठीक, आपने उसकी छड़ या बिल्ली की खाल ले ली, तो दो वस्तुओं, दो पदार्थों को लेकर ही तो आपस में घर्षण करवाएंगे, ठीक है। तो जब हम दो पदार्थों को लेकर आपस में घर्षण करवाते हैं, ठीक, तो दोनों पदार्थ क्या हो जाते हैं घर्षण के बाद, वैद्युतमय हो जाते हैं। वैद्युतमय होने का मतलब क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। अब जब आवेशित होते हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आवेशित होंगे तो दोनों धन आवेशित हो जाएंगे या दोनों ऋण आवेशित हो जाएंगे। तो इसका सीधा मतलब होगा कि घर्षण के बाद ए पर परिमाण और बी पर परिमाण दोनों पर बराबर होगा, ठीक है। घर्षण के बाद जब दोनों आवेश वितरित करेंगे कि एक घर्षण हो गया ए और बी के बाद, ठीक है, ए और बी के बीच में जब घर्षण होगा तो ए पर और बी पर दोनों पर आवेश आ जाएगा, लेकिन इनकी क्वालिटी अलग अलग होगी और क्वांटिटी सेम होगी। अब क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, क्वालिटी का मतलब ये है कि ये भी आवेशित हो जाएगा और ये भी आवेशित हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि दोनों ना तो धनावेशित होंगे ना तो दोनों ऋण आवेशित होंगे। इनका परिमाण तो अलग समान होगा, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है, एक धन होगा तो एक ऋण होगा, ठीक है, और एक ऋण होगा तो एक धन होगा, ठीक है। तो इसका सीधा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण के बाद दोनों पदार्थ वैद्युतमय हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक उसमें जन्म लेती है, वो आवेशित हो जाते हैं और दोनों पदार्थों पर बराबर मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है, बराबर मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक पदार्थ पर धनावेश होगा तो दूसरे पदार्थ पे ऋण आवेश होगा, और एक पर ऋण आवेश होगा तो दूसरे पे धनावेश होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन और एक ऋण। और यहाँ पर बताया गया कि अगर दोनों, हाँ, अलग अलग पदार्थों को लेकर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर दोनों धन आवेश हैं या दोनों ऋण आवेश हैं तो उन दोनों पर क्या होगा, आपस में प्रतिकर्षण होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। और अगर एक धन है और एक ऋण है, या एक ऋण है एक धन है, तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट थ्योरी को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, इसमें क्लासिफाई करके हमने बता दिया कि आवेशों के प्रकार क्या होते हैं।